होता है हमारा एग्रीकल्चर सब्सिडी, जिसे फार्म सब्सिडी भी कहते हैं, इसे फार्म सब्सिडी भी कहते हैं, या इसी को एग्रीकल्चर सब्सिडी भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी भी कहते हैं। तो आज का मुद्दा हमारा यही है। ठीक, क्या आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सब ठीक ठाक लोग हो? सब्सिडी से मतलब होता है कि सरकार द्वारा दी गई मदद, सरकार द्वारा दी गई मदद, जो भी सरकार मदद दे रही है उसे सब्सिडी कहते हैं। या यूं कह लो कि सरकार द्वारा दिया गया वह पैसा जो कर्ज के रूप में नहीं दिया जाता, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करें, एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करें, जिसे एग्री सब्सिडी भी कहते हैं, एग्री सब्सिडी भी कहते हैं, या इसी को फार्म सब्सिडी भी कहते हैं, या इसी को फार्म सब्सिडी भी कहते हैं। ठीक, या दो प्रकार की होती है, या दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, ठीक, और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब कहोगे डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, ठीक, और इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है? देखो, डायरेक्ट सब्सिडी नई जमाने की चीज है। जब किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दिया जाता है तो उसे डायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। सीधे पैसा डाल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं उसे? डायरेक्ट सब्सिडी। मतलब आप देखते होंगे कि किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान योजना है, इस प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2-2 3 बार में डाला जाता है। क्या किया जाता है? 2-2 3 बार में डाला जाता है। ठीक, 2-2 3 बार में डाला जाता है। तो सीधे जब किसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। यानी डायरेक्ट सब्सिडी में डायरेक्ट पैसा किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, सीधे पैसा किसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह अभी शुरू हुआ है, बहुत नई जमाने की चीज है। जो जहां तक सवाल इनडायरेक्ट सब्सिडी का है, इनडायरेक्ट सब्सिडी में सीधे पैसा किसान को नहीं दिया जाता है, बल्कि एग्री इनपुट को सस्ता उपलब्ध कराया जाता है। जो एग्री इनपुट है, इनपुट को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है, सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। आप कहोगे कैसे? ठीक, यानी कुल मिला करके बात यह है कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो दो प्रकार की है। एक है डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरी है इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में सरकार सीधे पैसा भेज देती है, कहां? किसान के अकाउंट में। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आप देखते होंगे, पीएम किसान के तहत ठीक 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त आती है, 3 किस्त आती है। अभी प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है तो सबसे पहला काम यही किया, उन्होंने पीएम किसान के तहत पहली किस्त भेजी। तो पीएम किसान के तहत 3-3 किस्त आती है, सीधे अकाउंट में पैसा आता है। ये क्या हो गया? डायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी अभी नई बात है। बड़े पैमाने पर जो सब्सिडी दी जाती है वो इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। इनडायरेक्ट सब्सिडी को कहा जाता है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी में अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, यानी किसान की मदद हम कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। किसान की मदद हम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं, खाते में पैसे नहीं भेज रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष कैसे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो इनडायरेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जितने भी एग्री इनपुट हैं उनको सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आप लोग बताइए एग्री इनपुट क्या क्या है, एग्री इनपुट क्या क्या है, तो हम एग्री इनपुट क्या क्या है, तो हमने कहा था ना, कल ही बताया था इनपुट के बारे में, कल ही बताया था। तो एग्री इनपुट का मतलब होता है, कृषि इनपुट का मतलब होता है, इकोनॉमी में कहते हैं खेत में जो किसान खरीद करके डाल रहा है वह एग्री इनपुट हो गया। जैसे एग्री इनपुट में हम कहेंगे किसान खाद खरीदता है, किसान बीज खरीदता है, किसान को बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसान को कृषि मशीनरी चाहिए, ठीक, किसान को कीटनाशक चाहिए। ये सारे इनपुट हैं, एग्री इनपुट। सरकार इन्हें सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है। कैसे? जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर है, आपको मैं बताता हूं, यूरिया फर्टिलाइजर कितने का मिलता है, एक बोरी कितने का मिलता है, जरा बताओ तो। अच्छा, क्लास नहीं चल रहा, जरा देखिए तो, बच्चों की क्लास चल रही है, लाइए फिर शुरू कर दो। जिसकी नहीं चल रही है अपने, अरे चल रहा है, अरे मैं आपको समझाता हूं कैसे इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। जैसे यूरिया खाद कितने में मिल रही है? 360 रुपए में मध्य प्रदेश में मिल रही है। ये आपको मिल रही है 360 में, एक्चुअली ये 360 में नहीं आती है, आपको 33% कीमत पर मिलती है। कैसे? इसकी बात कर रहा हूं, अभी इस इनपुट की बात कर रहा हूं। कैसे? तो देखो, ऐसे मिलती है। ये कंपनी है, इंडस्ट्री है, या यूरिया बनाने वाली कंपनी है, यूरिया कंपनी है, यूरिया उद्योग है, ठीक, यूरिया या क्या है, यह यूरिया उद्योग है, यूरिया इंडस्ट्री है, ठीक, या कोई यूरिया उद्योग है, या यूरिया बनाता है। यूरिया बना करके जब बाहर निकालेगा तो ये मान लो 1 बोरी यूरिया है, तो ये कहेगा हम किसान से मार्केट में ले जाकर के बेचेंगे, ये हमारा किसान है, ठीक। सरकार कहती है कितने में बेचोगे? ये कहता है कि हम 1080 रुपए में 1 बोरी बेचेंगे, या 1 बोरी यूरिया है, ये कहता है ठीक हम 1080 रुपए में बेचेंगे। सरकार कहती है नहीं, 1080 रुपए में 1 बोरी यूरिया हमारा किसान खरीद नहीं पाएगा, खेती बेहतर नहीं कर पाएगा। सरकारी से कहती है तुम 1080 रुपए में मत बेचो, तुम यूरिया बेचो हमारे किसान से 360 रुपए में, 360 रुपए में। यानी इंडस्ट्री से कहती है कि तुम 360 रुपए प्रति बोरी यूरिया को मार्केट में बाहर निकालो। तो उद्योग वाला कहता है कि अरे साहब हमारा घाटा हो जाएगा, तो सरकार कहती है घाटा नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो, गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो, जितना बड़ा यूरिया तुम मार्केट में निकालोगे, तुम बेचोगे हमारे मार्केट में ले जाओगे 360 रुपए में, 1/3 कीमत पर, 2/3 कीमत हम तुमको प्रति बोरी के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। अर्थात सरकार इसे क्या करेगी, ये बेच रहा है अगर 360 रुपए में, ठीक, तो 720 रुपए 1 बोरी का, इसे 1 बोरी का 720 रुपए सरकार इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, यानी सीधे कंपनियों को दे देगी। यानी सरकार कंपनी से कहेगी कि जितना बोरा यूरिया तुम मार्केट में ले जाओगे
हम प्रति बोरा यूरिया के हिसाब से 720 रुपया तुमको दे देंगे। यानी इस इंडस्ट्री का कितना पड़ गया? इसका तो एक बोरी यूरिया इस इंडस्ट्री के लिए 1080 का ही पड़ गया। 1060 रुपया सरकार ने दे दिया, 360 रुपया किसान दे दिया। अब आप गौर कीजिए, यह किसान को यूरिया खाद सस्ते में मिल रही है, सस्ते में यूरिया मिल रही है। ठीक, क्यों सस्ते में मिल रही है? क्योंकि किसान के हिस्से का पैसा यूरिया इंडस्ट्री को कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। यानी एक्चुअल में किसान को देना चाहिए 1080 रुपया, लेकिन किसान दे रहा है क्या? 360 रुपया। तो किसान के हिस्से का 720 रुपया कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। या किसान को 720 रुपया न देकर के सीधे किसको दे रही है? यूरिया इंडस्ट्री को। इसे कहते हैं सस्ते में यूरिया उपलब्ध करा रही है। यूरिया क्या है? एग्री इनपुट है, एग्री इनपुट है, अर्थात किसान की मदद कर रही है, लेकिन सीधे किसान को पैसा न देकर के यूरिया कंपनियों को दे रही है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। यानी हमने कहा कि सब्सिडी दो प्रकार की होती है। हमने कहा सब्सिडी दो प्रकार की होती है। हमने कहा कि जो फर्म सब्सिडी है, या हमने कहा कि जो फर्म सब्सिडी है, जो फर्म सब्सिडी है, हमने कहा जो फर्म सब्सिडी है, फर्म सब्सिडी को ही एग्रीकल्चर सब्सिडी कहते हैं। फर्म सब्सिडी का मतलब किसानों को दी गई आर्थिक मदद, किसानों को दी गई मदद, दी गई मदद। ठीक, सब्सिडी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट सब्सिडी, इसमें क्या होता है? सीधे पैसा कहां? किसान के अकाउंट में ट्रांसफर, किसान के अकाउंट में ट्रांसफर, किसान के अकाउंट में ट्रांसफर। जैसे हमारा क्या है? पीएम किसान, इसके माध्यम से क्या होता है? 2000 रुपए सीधे किसान के अकाउंट में आता है। दूसरे प्रकार की सब्सिडी हमने कहा इनडायरेक्ट सब्सिडी है। क्या है? इनडायरेक्ट सब्सिडी है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में जो कृषि आगत है वह सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट है वो सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सस्ते कीमत पर खाद उपलब्ध कराई जाती है। समझ गए ना? हमने यूरिया का उदाहरण देखा। बीज का भी यही मामला है। बीज कंपनियां लाती हैं, कहती हैं हम 1000 रुपए में एक बोरी बीज बेचेंगे। 25 किलो बीज लेकर आती है, कहती है 1000 रुपए बोरी में बेचेंगे। सरकार कहती है 250 रुपए में बोरी में बेचो। कंपनियां कहते हैं हमारा तो 1000 का है, सरकार कहती है 750 हमसे ले लो। यानी 750 रुपया बीज का पैसा सरकार ने चुका दिया। किसान जब मार्केट में जाएगा तो बीज सस्ते में खरीदेगा। वैसे बिजली है, विद्युत है। किसान बिजली का बिल नहीं देता है तो विद्युत कंपनियों को बिजली का बिल कौन देता है? सरकार देती है। या किसान जहां बिजली का बिल दे रहा है बड़ा सस्ता देता है, तो मान लो किसान दे रहा है 2 रुपये यूनिट, 2 रुपये यूनिट, 2 रुपये यूनिट किसान दे रहा है 2 रुपये यूनिट, लेकिन बिजली कंपनियां 2 रुपये यूनिट नहीं लेती है, वो तो 6 रुपये यूनिट लेती है। तो किसान के हिस्से का 4 रुपये यूनिट पैसा कौन दे रही है? सरकार दे रही है। ठीक, कौन दे रही है? सरकार दे रही है। ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष सब्सिडी, किसी मशीनरी के रूप में। आपको पता है 3 व्हीलर ऑटो जो हरा चलता है कितने का मिलता है? दिल्ली में वो 7.5 लाख रुपए का मिलता है। ठीक, हम बाहर की बात नहीं जानते। दिल्ली में एक नया ऑटो वाला आया था, मैंने उससे पूछा कितने का है, तो 7.5 लाख रुपए का है। वो हरा वाला ऑटो है ना, 3 व्हीलर ऑटो, ठीक, वो 7.5 लाख रुपए का है। और आप छोटी छोटी कारें देखेंगे 6 लाख की, 7 लाख की। थार आ रही है 15 लाख की। ट्रैक्टर 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर में तो एक जीप से ज्यादा मशीनरी लगी हुई है। आपकी जो स्कॉर्पियो चलती है ना, बोलेरो चलती है, उसके दोगुनी कीमत का ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर का इंजन उनसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें मशीनरी उससे ज्यादा पावरफुल होती है। एक्चुअल में ट्रैक्टर की मार्केट कीमत एक थार के बराबर होती है, लेकिन ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिलता है। जो ट्रैक्टर 15 लाख पर मिलता है, सरकार कहती है कंपनियों से 15 लाख पर मत बेचो, किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएगा, 7.5 लाख में बेचो, पैसा हम देंगे। जो आप मार्केट से कल्टीवेटर खरीदने जाते हो, जो हार्वेस्टर खरीदने जाते हो, या एक्चुअल मार्केट प्राइस पर नहीं आता है। एक्चुअल मार्केट प्राइस पर नहीं आता है। सरकार उसमें कंपनियों को पैसा दे देती है ताकि कंपनी अपने ट्रैक्टर को सर के सर बेचे। समझ में आ गई बात? समझ रहे हो? ठीक, क्लियर है ना? यानी सरकार जितनी भी चीजें, चाहे खाद है वो सस्ते रूप में उपलब्ध करा रही है, बीज है सस्ते रूप में उपलब्ध करा रही है, किसी मशीनरी है सस्ते रूप में उपलब्ध करा रही है। ये सारी चीजें सस्ते रूप में उपलब्ध करा रही है, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो ठीक, हम इससे पूछ रहे हैं सरकार कल्याणकारी संस्था है या व्यापारी? सरकार कल्याणकारी संस्था है बेटा, सरकार कभी व्यापारिक संस्था नहीं होती। ठीक, यहां तो समझ में आ गया? ए भाई क्या बच्चों की प्रॉब्लम है भाई? मैं दो मोबाइल में क्लास खोल करके रखा हूं, क्लास पूरी अच्छी तरह से चल रही है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्यों कर रहे? एक ऑटो आपने खरीदा, एक 3 व्हीलर का ऑटो आपने खरीदा, एक पहिया यहां लगा दो, एक पहिया यहां लगा दो। ठीक, ये ऑटो आपने खरीदा, ये जिसकी मार्केट प्राइस रहेगी वही मिलेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख में खरीदा, सीएनजी वाला 5 लाख में खरीदा या 3 लाख में खरीदा। ठीक, आपने एक गाड़ी खरीदी, चलो कोई भी गाड़ी, 4 पहिया लगा दें। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्यों थार बहुत पसंद है, चलिए थार खरीदा, ये 15 लाख की है। थार का एग्जांपल से देता हूं, ऑटो वाला छोड़ दो। आपने एक थार खरीदा, आपने महिंद्रा की थार खरीदा, ये थार खरीद लिया, ये 15 लाख की है। उसी महिंद्रा कंपनी की एक थार खरीदा 15 लाख की है। उसी महिंद्रा कंपनी की एक महिंद्रा डीआई का ट्रैक्टर खरीद लीजिए, एक ट्रैक्टर खरीद लीजिए, पता चला यह 7 से 8 लाख के बीच मिल रहा है। ठीक, 7 से 8 लाख के बीच मिल रहा है। इस ट्रैक्टर की में जो मशीनरी लगी है इस थार से ज्यादा लगी है, ट्रैक्टर का इंजन थार से ज्यादा पावरफुल है। फिर ट्रैक्टर सस्ता क्यों? दरअसल ये ट्रैक्टर 7 से 8 लाख का नहीं है, ट्रैक्टर भी 15 लाख का है। ये ट्रैक्टर भी 15 लाख का है। गवर्नमेंट कहती है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से गवर्नमेंट कहती है कि मान लो कोई ट्रैक्टर वाले बनाने वाली कंपनी है महिंद्रा, ठीक, भारत में नहीं दुनिया में सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाते हैं। अगर मान लो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है तो गवर्नमेंट इस कंपनी से कहती है कि हमारे किसान को आप ट्रैक्टर दीजिए 7 से 8 लाख में।
ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर खरीद पाए। तो महिंद्रा कहेगी हमको घाटा हो जाएगा, तो सरकार कहती है ठीक है आप 8 लाख में बेचिए, 7 लाख रुपया हम आपको पेमेंट कर देंगे। 7 लाख गवर्नमेंट कहती है हम पेमेंट कर देंगे। आपका 15 लाख में ट्रैक्टर बिक गया, किसान को 7 से 8 लाख में पड़ा। हर चीज पर, कृषि से मशीनरी, ट्रैक्टर मार्केट रेट में मिलने लगे तो बहुत कम लोग नई ट्रैक्टर नहीं ले पाएंगे। ठीक, जो कल्टीवेटर है ये सब सारी चीजें सस्ती मिलती है। तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी, यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। ठीक, यही है। तो आइए बात करते हैं, यानी कुल मिला करके सब्सिडी और कुछ नहीं। ठीक, एग्री सब्सिडी, एग्री सब्सिडी, ठीक, एग्री सब्सिडी कृषि सब्सिडी और कुछ नहीं, किसानों को दी जाने वाली मदद है, किसानों को दी जाने वाली मदद है, दी जाने वाली मदद है, मदद है। कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, अर्थात टाइप्स ऑफ सब्सिडी की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ फर्म सब्सिडी की बात करें, कृषि सब्सिडी के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी का कॉन्सेप्ट हमने समझाया कि जब किसानों को डायरेक्ट कैश दिया जाता है, सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसे डायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। इससे फार्मर की इनकम बढ़ती है, फार्मर की आय बढ़ती है। आप कहोगे फार्मर की आय क्यों बढ़ती है? तो दरअसल फार्मर की आय इसलिए बढ़ती है क्योंकि किसान के खाते में जब आप डायरेक्ट पैसा दे दोगे खेती किसानी के सीजन में, तो वो पैसा और कुछ अपने पास से मिला करके वह किसान खेती में निवेश करेगा, यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। अर्थात डायरेक्ट सब्सिडी वो सब्सिडी है जिसके तहत किसान को डायरेक्ट कैश दिया जाता है, सीधे पैसे दिया जाता है। इससे एग्रीकल्चर किसान की इनकम बढ़ती है क्योंकि कृषि में निवेश बढ़ता है। अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरे प्रकार की सब्सिडी होती है जिसे इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडी में ऐसी सभी सब्सिडी जो फार्मर को सस्ते इनपुट के रूप में प्रदान की जाती है, सस्ते खाद के रूप में, सस्ते बिजली के रूप में, सस्ते कीटनाशक के रूप में, सस्ते बीज के रूप में, ठीक, इस रूप में जो प्रदान की जाती है उसे इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। किसान को कर्ज माफी कर दी जाती है, तो सरकार कहती है, बैंकों से कहती है किसान का कर्ज माफ कर दो, तो बैंक कहते हैं हम क्यों माफ करें? सरकार कहती है उनके हिस्से का पैसा हम दे दे रहे हैं, सरकार कहती है उनके हिस्से का पैसा हम दे दे रहे हैं। समझ में आई बात? अर्थात कुल मिला करके इनडायरेक्ट सब्सिडी वो सब्सिडी है जो फार्मर को सस्ते इनपुट के रूप में प्रदान की जाती है। जैसे फार्मर की कर्ज माफी की जाती है, उसको सस्ती बिजली दी जाती है, सस्ते बीज दिए जाते हैं, सस्ते फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, सस्ते कीटनाशक दिए जाते हैं, कृषि मशीनरी सस्ती दर पर दी जाती है, कृषि के अनुसंधान पर सरकारें पैसा खर्च करती है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो चेकअप किया जाता है, हमने बताया था, सॉइल हेल्थ कार्ड में बताया था ना कि 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा किसान देगा। कोई भी चाहे तो लैब बना सकता है, समझाया था ना? ठीक, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन पर, टपक सिंचाई पर सिर्फ 10,000 रुपये जमा करना है, जाकर के पूरा ड्रिप इरिगेशन की पाइप सरकार बिछा देती है। सोलर पंप पर सब्सिडी मिलती है। हमने कहा था कि गोदाम पर, गोदाम बनाने पर अभी बताया था ना कि 2 करोड़ तक का लोन है, 3% ब्याज की सब्सिडी है। ये सारी की सारी सब्सिडी इनडायरेक्ट सब्सिडी के रूप में मिलती है। समझ में आ गई बात? तो कृषि सब्सिडी की परिभाषा क्या है या कितने प्रकार की होती है, जरा मुझे बताइए, बातचीत से फुर्सत मिल गई हो तो। ठीक, टीना चुनमुन बताया जाए, अंजुम त्रिवेदी डायरेक्ट सब्सिडी निकाल करके कच्ची शराब पीते हैं। ये टेक्निकल इशू मेरा नहीं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम डेली का होता है। मोबाइल आज लेकर आ जाए, हो गया ना? ये तो इंट्रोडक्शन रहा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भारत प्रति वर्ष अपने जीडीपी का 2% फर्म सब्सिडी के रूप में देता है। भारत की जितनी भी जीडीपी होती है लगभग उसका 2% फर्म सब्सिडी के रूप में देता है। यानी हर साल बजट लेकर के भारत सरकार आती है तो भारत सरकार कहती है कि इस साल का हमारा जितने पैसे का बजट है तकरीबन उसका 2% हम एग्रीकल्चर सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। ठीक, और ये जो 2% एग्रीकल्चर सब्सिडी के रूप में देती है, इसमें मैक्सिमम क्या है? इनडायरेक्ट है। यानी भारत में अधिकतम सब्सिडी क्या दी जाती है? इनडायरेक्ट रूप में दी जाती है। ठीक, इनडायरेक्ट रूप में दी जाती है। तो भारत प्रतिवर्ष अपनी जीडीपी का तकरीबन 2% सब्सिडी के रूप में देता है। मैक्सिमम सब्सिडी किस रूप में दी जाती है? मैक्सिमम सब्सिडी इनडायरेक्ट रूप में दी जाती है। अब कहोगे कि सर्वाधिक इनडायरेक्ट सब्सिडी किस पर दी जाती है? तो सर्वाधिक इनडायरेक्ट सब्सिडी फर्टिलाइजर पर दी जाती है, खाद पर दी जाती है। सर्वाधिक इनडायरेक्ट सब्सिडी खाद पर दी जाती है, फर्टिलाइजर पर दी जाती है। अगर देखा जाए कि भारत ठीक कितना पैसा सब्सिडी पर खर्च करता है, तो सर्वाधिक पैसा किस पर खर्च करता है? खाद पर करता है, फर्टिलाइजर। दीक्षा नहीं चला तुम्हारा बिटिया? श्रुति तुम्हारा चल गया? बच्चा पार्टी बताओ। दिनका तुम्हारा? ठीक, इनडायरेक्ट सब्सिडी से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। आप कहोगे इनडायरेक्ट सब्सिडी से लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? दरअसल इनडायरेक्ट सब्सिडी से लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है कि सब्सिडी क्या है? एक प्रकार की आर्थिक मदद है। आर्थिक मदद किसको मिलनी चाहिए? हमेशा छोटे और गरीब किसानों को मिलनी चाहिए। यानी होने व्यवस्था ये चाहिए, व्यवस्था होनी ये चाहिए कि जो छोटा और गरीब किसान है उसको फर्टिलाइजर सस्ता मिलना चाहिए। लेकिन सबको फर्टिलाइजर सस्ता मिल रहा है, अब इससे नुकसान क्या होता है? छोटा किसान तो 2 बोरी खाद खरीदता है। ठीक, छोटा किसान तो 2 बोरी खाद खरीदता है और बड़ा किसान 200 बोरी खाद खरीदता है। एक छोटा किसान है, एक बड़ा किसान है। छोटे किसान ने 2 बोरी खाद खरीदी और बड़े किसान ने 200 बोरी खाद खरीदी। तो सरकार की जो सब्सिडी थी, अगर मान लीजिए एक बोरी खाद पर 720 रुपए सब्सिडी सरकार दे रही है, तो छोटे किसान को तो 2 बोरी खाद खरीदा, 1440 रुपया उसको मिल रहा है। लेकिन बड़े किसान ने तो 200 बोरी खरीद ली, उसे तो लाखों रुपए का सब्सिडी मिल गई, जबकि जरूरत किसकी थी? छोटे किसान की। यानी सब्सिडी का पैसा ढेर सारा उनको चला जाता है जिनको इस पैसे की जरूरत नहीं, जिनको पैसा नहीं देना चाहिए। बीज का भी मामला है, जो हमारा लघु और सीमांत किसान है तो छोटे जोत है, छोटा सा बीज चाहिए। जो बड़ा किसान है, बड़े बड़े फार्म हाउस है, हजार हजार एकड़ के फार्म हाउस है,
वो तो करोड़ों का बीज खरीदते हैं, लाखों का बीज खरीदते हैं, उनको करोड़ों की सब्सिडी मिलती है। यानी सब्सिडी का मामला जो है, इनडायरेक्ट सब्सिडी का मामला है, कहा जा रहा है कि सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। ठीक, सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है सब्सिडी के रूप में। और इस सब्सिडी का जो फायदा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? बड़े किसानों को ज्यादा मिल रहा है, छोटे किसानों को कम मिल रहा है, वास्तव में जिसको मिलना चाहिए। इसीलिए इस सब्सिडी की आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? इसीलिए इस सब्सिडी की आलोचना की जाती है। अब ठीक वही बात कि भारत में लघु व सीमांत किसान बहुत अधिक हैं। कुल खेती का 39% जमीन इन्हीं लघु और सीमांत किसानों की है। अतः वास्तविक मदद की जरूरत किन्हें है? लघु और सीमांत किसानों को। लेकिन सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों को मिलता है। सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों को मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि भारत में इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही, वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही। तो बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि इनडायरेक्ट सब्सिडी की कमियां है, क्या कमियां है, तो यही है कि जिसे वास्तविक मदद की जरूरत है उसके हिस्से में कम मदद पहुंचती है। सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बड़ा किसान ले लेता है जिसे वास्तविक मदद की जरूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ मीडियम और लघु और सीमांत किसानों को मिलना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने गौर किया होगा, एग्रीकल्चर बिल का विरोध बड़े किसानों की तरफ से किया, छोटे किसानों की तरफ से नहीं किया। कारण क्या है कि जो एग्रीकल्चर बिल आया था उसमें ढेर सारा संरचनात्मक सुधार किए गए थे जिसका फायदा छोटे किसानों तक कुछ ज्यादा पहुंचा। भारत की कृषि का व्यवसायीकरण बहुत तेजी से। ठीक, तो सब्सिडी जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है इसकी क्या क्या आलोचना की जाती है, समझ में आ गई बात? ठीक, देखो, सब्सिडी सरकार ने दिया, मिलनी चाहिए इनको, समझ में आ गई बात? ठीक, समझ ये बेचारा कमजोर किसान है, मिलनी चाहिए इनको, मिल जा रही है इनको। ये देखो, ये बेचारा एकदम दुबला पतला हमने किसान बनाया है, खेत में काम करते करते एकदम दुबला हो गया, सब्सिडी मिलनी चाहिए इनको, लेकिन सब्सिडी का बड़ा पैसा ये ले जाते हैं, मुकुट मुकुट लगा करके बैठे हुए हैं, इनको मिल जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब कुछ और बातें बताते हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडी के बारे में एक और बात कहा जाता है, यह जो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है यह उत्पादन प्रक्रिया को बहुत प्रोत्साहित नहीं करती है। क्योंकि जो छोटा किसान है, जो छोटा उत्पादक है, साथ साथ किसी व्यवसाय से जुड़ा जो छोटा भी निर्माता, जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, जो छोटे छोटे लेवल पर बीज बेच रहा है, वो कहां सरकार से जुड़ पा रहा है, उसको सब्सिडी मिल पा रही है। जो गांव का, मान लीजिए गांव के चौराहे पर किसी ने दुकान खोल दिया कि वो किसान के लिए हल बनाएगा, फार बनाएगा, खुरपी बनाएगा, कुदाल बनाएगा, और दूसरी तरफ कोई बड़ी कंपनी वाले खुरपी और कुदाल बना रहे हैं, तो बड़ी कंपनी को सब्सिडी मिल जाएगी, छोटे निर्माता को तो नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाजुला करके जो छोटा उत्पादक, जो छोटा भी निर्माता है, इसको भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। यानी जो बड़ा पैसा आता है, सरकार अपने बजट का एक बड़ा पैसा देती है, जो बड़ा पैसा छोटे लघु सीमांत किसानों तक जाना चाहिए, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है बड़े किसानों के पास। ठीक, तो इसी को लेकर के इनडायरेक्ट सब्सिडी की आलोचना की जाती है। तो आइए, देश की जरूरत है कि हम डायरेक्ट सब्सिडी की ओर बढ़ें। देश की जरूरत है, ठीक ठीक, किसकी जरूरत है? देश की जरूरत है कि हम सब्सिडी में कुछ रिफॉर्म करें, इनडायरेक्ट सब्सिडी को जितना जल्दी हो सके दूर करें और डायरेक्ट सब्सिडी की ओर बढ़ें। आइए देखते हैं वर्ल्ड स्तर पर सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, विश्व स्तर पर क्या है। हिमांशु काहे रो रहा है बेटा? हिमांशु क्यों रो रहा है? आज आप लोग हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, संवाद नहीं बन पा रहा है। प्रांसी क्या है कि कैसे कैसे क्लास, लेकिन जो समझना बात को, इस पूरे देश है तो किसान का सपोर्ट कीजिए, हमसे बड़ा सपोर्टर कौन होगा? लेकिन भाई मान लीजिए कोई रोगी का शरीर है, कि कोई रोगी उसे कैंसर हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि ना हम इसको ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ये सपोर्ट नहीं, विरोध हुआ। परमवीर सिंह, समझे ना? मैं नहीं कर रहा हूं, ये करो वो करो, लेकिन कुछ जिसका जिसका संडे को एग्जाम है। एक दिन कृष्ण भी बने थे, एक दिन गांधी भी बनी थी। नौकरी है, तो आप व्यापारी बन सकते हो, सारी हार इससे बड़ा नहीं है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि अनमोल इस संसार में सिर्फ जिंदगी है, बाकी कुछ भी नहीं। सब पाया जा सकता है, सब खोया जा सकता है, सब जीता जा सकता है, सब छोड़ा जा सकता है। तो आइए, तो चलिए, ठीक हो गया ना? तो आ जाए बातें आगे बढ़ते। तो देखते भाई, भारत का मामला है, एक बार बढ़िया सुझाव आया एक बच्चे का, मैं नाम पढ़ना भूल गया, 2-3 बार आया, मुझे बड़ा अच्छा सुझाव लगा। और सुझाव ये था कि सबकी जमीनों का रजिस्ट्री मापन कर लेना चाहिए और जमीनों के हिसाब से उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे देनी चाहिए। बड़ा बढ़िया सुझाव है, ठीक, बड़ा बढ़िया सुझाव है, ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो यह
हो सकता है सरकार भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन तेजी से कर रही है, ये हो सकता है। तो आइए वर्ल्ड सिनेरियो क्या है। तो वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में डायरेक्ट फार्म सब्सिडी है, किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज दिए जाते हैं, वहां इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी नहीं है। फिलीपींस, तुर्की, इंडोनेशिया, ठीक, चीन ने भी डायरेक्ट सब्सिडी को स्वीकार कर लिया। ठीक, पूरे के पूरे विश्व में डायरेक्ट सब्सिडी को लोकप्रियता मिल रही है। साथ साथ सब्सिडी का एक और मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय होकर के आया है। ठीक, पूरी दुनिया में लोकप्रिय होकर के आया है। उस मॉडल को कहा जाता है बोल्सा फैमिलिया। ठीक, अच्छा सौरभ का एक सवाल अभी बताता हूं, उसको कहा जाता है बोल्सा फैमिलिया। ठीक, एक मॉडल आया है, यानी यूरोप अमेरिका डायरेक्ट फर्म सब्सिडी की ओर बढ़ रहे हैं। फिलीपींस, तुर्की, इंडोनेशिया, चीन सब में डायरेक्ट फर्म सब्सिडी है। पूरे विश्व में डायरेक्ट फर्म सब्सिडी को लोकप्रियता मिल रही है। ठीक, एक मॉडल आया बोल्सा फैमिलिया, जो मॉडल आया है तो ब्राजील से, लेकिन ये ठीक बोल्सा फैमिलिया को ब्राजील के बाहर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से लोकप्रियता मिल रही है और दुनिया भर की सरकारें इस बोल्सा फैमिलिया के मॉडल पर रिसर्च कर रही हैं। भारत सरकार भी रिसर्च कर रही है। समझ में आ गई बात? अंकित लिख रहे हैं सर मेरा कमेंट देखते ही नहीं हो, क्यों हो रही है? बोल्सा फैमिलिया एक ब्राजील का मॉडल आया जो ब्राजील में बहुत लोकप्रिय हुआ और ब्राजील में दरअसल बोल्सा फैमिलिया के नाम से एक योजना आई, लेकिन बोल्सा फैमिलिया के नाम से एक योजना आई, मुझे इतना जुकाम हुआ, इसी धूप लगी है। ब्राजील में, एक सेकंड रुक जाओ, ब्राजील में ब्राजील में बोल्सा फैमिलिया के नाम से एक योजना आई और इस योजना में ब्राजील ने सब्सिडी का बड़ा अजीबोगरीब मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, समझना, सब्सिडी का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और सब्सिडी का मॉडल यह था कि पहले ब्राजील ने 2001 में कैश सब्सिडी एजुकेशन पर देनी शुरू की। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे मान लो किताबों के रूप में सब्सिडी दी जाती है, ड्रेस के रूप में सब्सिडी जाती है, मिड डे मील की सब्सिडी जाती है, तो ब्राजील ने अपने बोल्सा फैमिलिया के तहत एजुकेशन पर कैश सब्सिडी देनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ फिर ब्राजील ने क्या किया 2003 में उसने इसी कैश सब्सिडी में पोषण वाली सब्सिडी को जोड़ दिया, न्यूट्रिशन को जोड़ दिया, हेल्थ सब्सिडी को जोड़ दिया और फार्म सब्सिडी, कृषि सब्सिडी को जोड़ दिया। यानी एक परिवार को सरकार जितने प्रकार की सब्सिडी देती है, सारी सब्सिडी समाप्त करके प्रत्येक परिवार को सरकार पैसा देने लगी, सीधे सीधे पैसा देने लगी। ठीक, और जब सीधे सीधे सरकार पैसा देने लगी तो देखा गया कि ब्राजील में गरीबी 50% कम हो गई। तो चर्चा ये भी चल रही है कि क्यों न सरकारें, पूरी दुनिया में अध्ययन चल रहा है कि क्यों न सरकारें जो ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया वाला मॉडल है, इस बोल्सा फैमिलिया के मॉडल को ही स्वीकार करें और आगे बढ़ाएं। यह भी डायरेक्ट सब्सिडी का ही एक मॉडल है। ठीक, बोल्सा फैमिलिया भी डायरेक्ट सब्सिडी का ही मॉडल है। क्या किया जा रहा है बोल्सा फैमिलिया में? सभी प्रकार की सब्सिडी को एक ही में जोड़ के कैश के रूप में दे दिया जा रहा है। ठीक, तो यह भी एक मॉडल आया है डायरेक्ट सब्सिडी पर। भारत में भी इन सभी चीजों को देखते हुए सब्सिडी रिफॉर्म पर काम शुरू हुआ। ठीक, सब्सिडी रिफॉर्म पर काम शुरू हुआ। तो अब समझते हैं भारत में सब्सिडी रिफॉर्म क्या क्या हुआ। ठीक, तो अभी आपको बताते हैं क्या क्या हुआ और सब्सिडी रिफॉर्म होगा तो किधर जाएंगे, हम डायरेक्ट सब्सिडी की ओर जाएंगे। तो सब्सिडी रिफॉर्म पर आने से पहले एक आप लोगों को एक बात बताते हैं। ठीक, कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या हाइट इत्यादि का असर पड़ता है यूपीएससी के एग्जाम में? जी नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सबसे यूपीएससी एग्जाम को कोई लेना देना नहीं होता है। इवन जिनकी आंखें नहीं है, ब्लाइंड लोग भी यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, विकलांग लोग भी यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। तो हाइट 1 फुट की हो चाहे 10 फुट की हो, यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी का सिर्फ इसी से लेना देना है, प्री पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, इंटरव्यू पास कीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, समझ में आ गई बात? तो कोई भी अगर आप लोगों में से तनिक भी किसी के दिमाग में अगर ये बात हो कि ठीक हाइट वाइट से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस 21 साल से कम उम्र में इम्तिहान नहीं दे सकते हैं, ग्रेजुएट होना जरूरी है, मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। हाँ, 1 फुट की होती है। सब्सिडी रिफॉर्म पर भारत में कई समितियां बनी और सभी समितियों ने डायरेक्ट सब्सिडी की सिफारिश की। जितनी भी समितियां बनी, सभी समितियों ने कहा कि डायरेक्ट सब्सिडी ही होनी चाहिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी को कम से कम किया जाए। लोगों ने यह भी कहा, जितनी भी समितियां बनी थी, कि सर्वाधिक सब्सिडी फर्टिलाइजर पर दी जाती है, जबकि अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग बड़े किसान करते हैं। ठीक, सभी समितियों ने एक स्वर में कहा कि भारत सबसे ज्यादा सब्सिडी क्या देता है? फर्टिलाइजर पर देता है, और अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग कौन करते हैं? बड़े किसान करते हैं। इसलिए सभी समितियों ने सिफारिश की कि फर्टिलाइजर पर तुरंत कैश सब्सिडी दी जानी चाहिए। और सभी समितियों ने कह दिया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को क्या कर देना चाहिए? कैश कर देना चाहिए। तो सभी समितियों ने कह दिया कि भैया फर्टिलाइजर सब्सिडी को क्या करो? तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैश करो। यह सुझाव सभी समितियों ने दिया। ठीक, इसके अलावा एक मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक पैनल बना था। सब्सिडी पर ही विचार करने के लिए मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक पैनल बना था, और इस मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जो पैनल था, इसने भी डायरेक्ट सब्सिडी पर कहा है कि सब्सिडी को कैश कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। साथ साथ इन्होंने एक बड़ा यूनिक सलाह दिया है, इस पर सरकार काम भी कर रही है। इन्होंने कहा है कि जो ऊर्जा मंत्रालय है वह डिस्कॉम कंपनीज को सब्सिडी का पैसा देता है। हमारा ऊर्जा मंत्रालय क्या कहता है? डिस्कॉम कंपनी मतलब विद्युत वितरण करने वाली कंपनी। हमारा ऊर्जा मंत्रालय विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों से कहता है कि आप किसान को 2 रुपया यूनिट बिजली दीजिए। कंपनियां कहती है हमारा बिजली बिकता है 6 रुपया यूनिट, तो ऊर्जा मंत्रालय कहता है कि 4 रुपया प्रति यूनिट का पेमेंट हम आप डिस्कॉम कंपनियों को कर देंगे। समझना बात को। इसके अलावा
कई जगह सरकारें किसानों को बिजली फ्री देती हैं, तो डिस्कॉम कंपनियां तो किसान को बिजली फ्री दे देती हैं, जितना बिजली दी है यूनिट के हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय से पैसा ले लेती है। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति ने भी कहा है, मोंटेक सिंह अहलुवालिया पैनल ने कहा कि जो ये ऊर्जा मंत्रालय डिस्कॉम कंपनियों को पैसा देता है, यानी ऊर्जा मंत्रालय दे रहा है किसको? डिस्कॉम कंपनियों को सब्सिडी का पैसा दे रहा है, इसके बदले वो सीधे किसानों को दे दे, सीधे किसानों को दे दे। यानी मोंटेक सिंह अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा मंत्रालय है, ये है ऊर्जा मंत्रालय, ठीक ठीक, यह पैसा देता है किसको? यह पैसा देता है डिस्कॉम कंपनी को। डिस्कॉम कंपनी मतलब विद्युत वितरण करने वाली कंपनीज, ठीक। और यह कंपनीज क्या करती हैं? किसान को सस्ती बिजली देती हैं। किसान को क्या दे रही हैं? सस्ती विद्युत दे रही हैं, बिजली दे रही हैं। समझ में आ गई बात? किसान को सस्ती बिजली दे रही है, ठीक। अब मोंटेक सिंह अहलुवालिया क्या कह रहे हैं? मोंटेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय जो पैसा, मोंटेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय जो पैसा डिस्कॉम कंपनियों को देता है, यह सब्सिडी का पैसा है। ऊर्जा मंत्रालय यही पैसा सीधे किसान को दे दे, यही पैसा सीधे किसान को दे दे। डिस्कॉम कंपनियों से कहे कि भैया तुम मार्केट रेट पर बिजली किसान को दो, हमसे तुमसे कोई लेने देना, सीधे पैसा किसान को दे दे, ठीक, सीधे पैसा किसान को दे दे। समझ रहे बात को? लेकिन कई लोगों ने कहा है किसान को पैसा दोगे तो कई लोग इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, सोचेंगे खाते में पैसा आया है, मानसून का इंतजार करते हैं, बारिश तो आई जाएगी, तब तक थोड़ा कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा ना ना, इनको पैसा दो, किसान को पैसा दो, लेकिन किसान को पैसे के रूप में पैसा मत दो, सीधे कैश खाते में मत भेजो, और बड़े किसान को मत दो, सिर्फ किसको दे दो? लघु प्लस सीमांत किसान। और दो कैसे? उन्होंने कहा कि सभी किसान को, ये जो किसान है इन्हें एक कार्ड दे दो, एक स्मार्ट कार्ड दे दो। मेट्रो से आप लोगों ने यात्रा किया है ना, स्मार्ट कार्ड दे दो, स्मार्ट कार्ड दे दो। मेट्रो से आप लोगों ने यात्रा किया है ना, तो हम लोग कार्ड रिचार्ज कराते हैं ना, कार्ड रिचार्ज कराते हैं ना, तो पता चला मेट्रो जाते हैं 500 रुपए का कार्ड रिचार्ज करा दिया, मेट्रो वाला हमारे कार्ड में 500 रुपया डाल देता है। लेकिन मेट्रो वाले ने जो कार्ड में 500 रुपया डाला उसका हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? सिर्फ मेट्रो से यात्रा करने में। हम उसका इस्तेमाल सब्जी खरीदने में नहीं कर सकते, ताजी खरीदने में नहीं कर सकते, पार्टी करने में नहीं कर सकते। तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं ऊर्जा मंत्रालय से कि आप सीधे हर किसान को एक स्मार्ट कार्ड दे दो, और जब इस किसान को स्मार्ट कार्ड दो तो क्या करो? हर साल आप इस स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करो, आप इस स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करो। इस स्मार्ट कार्ड में मान लीजिए हर साल आपको हर किसान को 2000 रुपया बिजली का देना है, तो 2000 रुपए का रिचार्ज कर दो। यानी ऊर्जा मंत्रालय से कह रहा है कि आप 2000 रुपये इस स्मार्ट कार्ड में डाल दो। अब किसान इस स्मार्ट कार्ड का प्रयोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही कर सकता है, अन्य जगह करेगा ही नहीं, अन्य जगह करेगा ही नहीं, ठीक। फास्टैग की तरह। समझ में आ गई बात ना? राय ने बहुत बढ़िया बात लिखा। जब किसान को बिजली बिल देना होगा तो किसान सीधे स्मार्ट कार्ड डिस्कॉम कंपनी को दे देगा, कहेगा हमारा स्मार्ट कार्ड अपना बिजली बिल ले लीजिए, तो पता चला डिस्कॉम कंपनी 1400 रुपया बिजली बिल ले लिया। ये बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है? इससे दो तीन फायदे हैं। आखिर सरकार पैसा दे ही रही है डिस्कॉम कंपनी को, और डिस्कॉम कंपनी किसान को सस्ता बिजली बिल बिजली दे रही है, और जब इसको सस्ता बिजली मिल रहा है ये भी बहुत बदमाश है, अपना जो बिजली आती है मोटर खोल देता है, कोई जरूरत नहीं है, खेत में पानी भरता जा रहा है, और हमारा देश कृषि संकट के मुहाने पर खड़ा है। तो आवश्यकता से अधिक ये बिजली भी बर्बाद करता है, आवश्यकता से अधिक ये पानी भी बर्बाद करता है। अगर ऊर्जा मंत्रालय कहेगा देखो भैया तुम्हारे स्मार्ट कार्ड में इतना ही रिचार्ज किया है, इतने का ही बिल आएगा तो स्मार्ट कार्ड से जाएगा, अधिक का आएगा तुमको अपने पॉकेट से पैसा देना होगा, या कम बिजली का प्रयोग करेगा, विद्युत भी बचेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बचेगी, जल संकट से भी हम थोड़ा दूर होंगे। ये उन्होंने सुझाव दिया है, इस पर काफी काम हो रहा है। साल 2 साल बाद आप करंट अफेयर में पढ़ोगे या अखबार में पढ़ोगे कि सरकार ने घोषणा कर दी कि किसानों को अब एक बिजली वाला स्मार्ट कार्ड मिलेगा, उसी से बिजली बिल का भुगतान होगा। आप 2 साल बाद कम से कम पढ़ोगे, ठीक। चुन करें कि सर आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, ठीक। ट्रैक्टर जाइए दुकान से खरीद करके लाइए, ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलती है। अजीत पूछ रहा है कि फास्टैग की तरह ना? हाँ एकदम फास्टैग की तरह। अच्छा कौन मेरी क्लास में पहली बार लाइव आया भाई, जरा बताए तो। और फर्टिलाइजर फेंका, फर्टिलाइजर में भी ऐसा करो, तो बंद तू सरकार, तू ही ऐसा कर। पीडी राजपूत आज पहली बार लाइव आए हैं, इसका टोटल बैकलॉग खत्म हुआ भाई, चल रही है। तो सतीश ने नहीं लगता है, दरअसल उसका कारण यह है कि किसी कार्य को टोल टैक्स से फ्री किया गया है, किसी इनकम पर टैक्स भी नहीं लगता है। समझ में आ गई बात? तो यहां तक हो गया ना। ये बात मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कही कि भैया ऐसा करो, ठीक। और साथ साथ ये भी कहा कि यह जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी का एक स्मार्ट कार्ड होगा यह आधार नंबर से जुड़ा होगा, ये सलाह दी है उन्होंने। 2015-16 में सरकार ने भारतीय कृषि सब्सिडी में एक बड़ा कदम उठाया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लाया। 2015-16 में पहली बार एग्रीकल्चर के सेक्टर में सरकार क्या लेकर के आई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर के आई, सीधे किसान के खाते में पैसे को जमा करने आई। और इसके तहत सरकार एक योजना लेकर के आई जिसे कहा गया पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
ठीक, यह भारत की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कृषि की सबसे बड़ी योजना है। सीधे से कृषि के क्षेत्र में, ठीक, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है जो खेती की सब्सिडी दी जाती है। या इनपुट सब्सिडी के रूप में, अर्थात किसान के खाते में खेती के बुआई के सीजन के पहले 2-2 हजार डाले जाते हैं, 3 बार डाले जाते हैं, ताकि खेती के सीजन में किसान इस 2,000 रुपए का इस्तेमाल करके कुछ खाद बीज खरीदेगा। 2 हेक्टेयर की जोत वाले लघु या सीमांत किसान इस योजना के हकदार है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में मिलता है, 2-2 हजार की 3 किस्तें आती है। 100% केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, साथ साथ यदि इस लघु और सीमांत किसानों में से कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो या पेंशन धारक हो तो वह इस योजना का पात्र नहीं होता है। ठीक, या इस योजना का पात्र नहीं होता। हाँ, समझ में आ गई बात? अकेलमा समझ गए? अच्छा, अकेलमा का कमेंट में पहली बार देखा। अकेलमा इसका कौन नाम है? अकेलमा अहिल पूछ रहा सर आपका नोट्स कैसे बना? बस ऐसे बना जैसा है। क्या हुआ 2-2 हजार लेकर क्या गया? सुजय मंडल देखो इसको हमारे रायथू बंधु याद है, जिसके तहत एमएसपी जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि तेलंगाना सरकार लेकर के आई थी रायथू बंधु, कैसे पैसा दे रही थी बताओ, याद है ना? अंकित याद है ना? एक पूछ रहा है जिसकी पत्नी सरकारी नौकरी में, वो भी नहीं प्राप्त कर सकता है ना? वो भी नहीं गया उसका पैसा। अच्छा, ये सब जुगाड़ भी लगाते हैं सब। ठीक, प्रति एकड़ 5,000 रुपया दे रहा था ना? ठीक, कालिया याद करो, उड़ीसा वाली थी। ठीक, ये रायथू बंधु का लोगो है, देखो सरकार पैसा किसको दे रही है? किसान को। कालिया याद करो, उड़ीसा वाली थी। ठीक, कालिया उड़ीसा वाली योजना थी, याद करो, है कि नहीं? 25,000 रुपया मिल रहा था। अभी सबका सवाल लूंगा अंत में बेटी, अभी सबका सवाल लूंगा। कालिया याद है कितना मिल रहा था? 25,000। क्यों, क्या डायरेक्ट सब्सिडी का उदाहरण है। ठीक, 25,000 रुपया। उसी प्रकार एक कृषक बंधु योजना लाई गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। यह 2018-19 की रबी की फसल से यह योजना लाई गई थी, कृषक बंधु पश्चिम बंगाल में लाई गई थी। इसमें सरकार कह रही है कि हम 10,000 रुपए साल में एक बार किसान के खाते में जमा कर देंगे। 10,000 रुपए एक बार किसान के खाते में जमा कर देंगे। साथ साथ कहा गया जो भूमिहीन किसान है वह भी इस योजना का पात्र है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है, बटाईदारी करता है, दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, उसको भी हम देंगे। ठीक, ये सब क्या है? ये सब एकदम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। यही सब है कृषि सब्सिडी। इसके बाद कृषि सब्सिडी में कुछ नहीं है, पूरा पढ़ लीजिए। पूरा कृषि सब्सिडी तैयार हो गया? बताओ भाई जी। बुलबुल की क्लास नहीं चल रही है। अजीत कह रहा है कि 10,000 वाली मस्त योजना। हाँ, ये पश्चिम बंगाल की योजना, बाकी सारी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हो गया? तो कृषि सब हो गया। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक, समझ में आ गई बात? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग? ठीक, आइए इसको। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कृषि विपणन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि विपणन भी कहा जाता है। समझना। तो क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या है कृषि विपणन? थोड़ा इसकी परिभाषा समझते हैं। ठीक, थोड़ा इसकी परिभाषा समझते हैं। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में उन सभी गतिविधियों को, उन सभी नीतियों को और उन सभी एजेंसियों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। यानी कृषि उत्पाद जो बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं, उसके लिए जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। जितनी भी एजेंसियां शामिल होती हैं सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर है? यानी हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो मार्केटिंग में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, इसको अगर आज के दौर को समझना है तो क्रमशः समझना पड़ेगा। हमें ब्रिटिश काल से आना पड़ेगा। ठीक, हमें ब्रिटिश काल से आना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार सरकार ने कृषि उपज की खरीद बिक्री में हस्तक्षेप किया था ब्रिटिश काल में मांग रहा है। याद रखना, अंग्रेजों के आने के पहले जो राज्य थे, समझना बात को, वे कभी कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करते थे। सबसे पहले अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कृषि उपज की खरीद और बिक्री में हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीधे कृषि बाजारों में हस्तक्षेप किया। और जब सीधे कृषि बाजारों में हस्तक्षेप करेंगे तो जाहिर सी बात है नीतियां बनानी पड़ेगी। नीतियां बनानी पड़ेगी। तो आइए थोड़ा सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आपको समझाते हैं। ठीक, थोड़ा सा 5 मिनट इतिहास पढ़ाए तुम लोगों को। आ जाओ, आ जाओ, पढ़ा देते हैं। देखो, जब ब्रिटिश शासन आया तो अंग्रेजों को ने पहली बार भारत के मार्केट में हस्तक्षेप किया, कृषि मार्केट। ठीक, आप कहोगे कि अंग्रेज भारत के कृषि मार्केट में हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे भाई? भारत के कृषि मार्केट में क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे? देखिए, अंग्रेज भारत में जो जो नीतियां ला रहे थे, अगर उन नीतियों को समझना है तो आपको ब्रिटेन का अध्ययन करना पड़ेगा, यूरोप का अध्ययन करना पड़ेगा। बेकार यूरोप के इतिहास के साथ को समझे, भारत के इतिहास को नहीं समझ सकते। अब देखिए, अंग्रेज आ गए भारत में। ठीक,
यहां के शासन पर अधिकार कर लिया। लेकिन उधर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई थी, और औद्योगिक क्रांति सबसे पहली बार कपड़ा के क्षेत्र में हुई थी, वस्त्र उत्पादन में हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई थी कि उनके उत्पादन के लिए कपास ब्रिटेन में उपलब्ध था ही नहीं। अब मशीन लगा दोगे और कपास नहीं रहेगा, किसका बनाएंगे? पहली बात ये हो रही थी। तो अंग्रेजों को चाहिए था कपास, अंग्रेजों को चाहिए था कपास, ताकि कपास उनकी मिलों में जाए, मैनचेस्टर की मिलों में जाए, लंदन की मिलों में जाए और खूब कपड़ा बने। कपास चाहिए था, साथ साथ उनको सस्ता कपास भी चाहिए था, ताकि सस्ता कपास खरीदे, कपड़े बनाए तो कपड़े बहुत महंगे ना बनाए, सस्ते बनाए, और उन कपड़ों को दुनिया भर के बाजारों में लेकर के चले जाए और दुनिया भर के बाजार पर कंट्रोल कर ले। भारत में उन्होंने जुलाहों के अंगूठे तक कटवा दिए, ये सच है। भारत में कपड़ा दुनिया को भारत ने दिया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कपड़े के इस देश में अगर यहां के स्थानीय बुनकरों को पनपने दिया जाए तो हमारा माल कौन खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नियम बना देते हैं, भारत से सस्ता कपास खरीदेंगे, अपनी कंपनियों में ले जाएंगे और वहां से कपड़ा बना करके पुनः भारत के बाजारों में लेकर के बेचेंगे। और इन्हीं सबके लिए उन्होंने रेल बनाया, सब कुछ किया, लैंड एंड ऑर्डर लाया, पोस्ट ऑफिस लाया, सब कुछ इन्हीं के लिए किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो फैक्ट्रियों में भर भर के मजदूर काम पर लगाए जा रहे थे। ब्रिटेन का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है कि फैक्ट्रियां भी चल सके, उन लोगों को रोटी कपड़ा भी मिल सके। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि हमारे देश में महंगाई न बढ़े, और महंगाई कब नहीं बढ़ेगी? जब खाद्यान्न सस्ते होंगे। खाद्यान्न सस्ते होंगे। वो दौर पेट्रोलियम का नहीं था, वो दौर खाद्यान्न का था। जैसे आजकल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो सब कुछ की कीमतें बढ़ जाती है, उस दौर में अगर अनाज महंगा होता था तो सब कुछ की कीमतें बढ़ जाती थी। अंग्रेज चाहते थे कि हमारे देश में खाद्यान्न सस्ता रहे, अनाज सस्ता रहे। इससे क्या होगा कि हम कंपनियों में जिसमें कपड़ा बना रहे हैं मजदूर को सस्ती मजदूरी देंगे, और सस्ती मजदूरी में भी मजदूर का जीवन यापन चल जाएगा क्योंकि अनाज सस्ता होगा, और इससे जो हमारा पूंजीपति वर्ग है उसको अधिक फायदा भी हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कुल मिलाजुला करके कहानी कुछ यूं थी कि ब्रिटेन को चाहिए थे भारत से सस्ता अनाज, ब्रिटेन को चाहिए थे भारत से सस्ता कपास। कैसे मिलेगा? जब भारत के बाजारों में जहां कपास बिकता है, जहां अनाज बिकता है, वहां सरकार हस्तक्षेप करे। सरकार कहे कि अब अनाज और कपास वहीं उन्हीं बाजारों में बिकेंगे जहां हम घोषित करेंगे कि ये बाजार है। साथ साथ सरकार कहे पहले हम खरीदेंगे, अपनी मनमानी कीमत पर खरीदेंगे, उसके बाद कोई और खरीदेगा, उसके बाद कोई और खरीदेगा। यानी सरकार ने तय कर दिया कि अनाज बिकने, कपास बिकने की जगह भी यही होगी, और इस अनाज और कपास की प्राइस भी। और यहीं से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कृषि बाजारों में हस्तक्षेप किया, कृषि बाजारों के लिए नीतियां बनानी शुरू की। कुल मिलाजुला करके बात यह थी कि ब्रिटिश शासन में ही रेगुलेटेड कृषि बाजारों की जरूरत महसूस की गई। एक ऐसे कृषि बाजारों की जरूरत महसूस की गई जो शासन द्वारा रेगुलेट है, यानी बाजार कहां बनेंगे ये भी शासन तय करेगा, कौन बेचेगा ये भी शासन तय करेगा, कौन खरीदेगा ये भी शासन तय करेगा, किस कीमत पर खरीदेगा ये भी शासन तय करेगा। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में जरूरत थी ब्रिटेन के कपड़ा मिलों को कच्चा कपास की, जरूरत थी ब्रिटेन के बाजारों में अनाज पर्याप्त रहे ताकि अनाज सस्ता हो। कुल मिलाजुला करके अगर हम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं, एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक, कि ये है ब्रिटेन, यहां पर हो रही है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और यहां पर विशेष करके मैनचेस्टर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी। मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को क्या चाहिए? कपास चाहिए, ठीक। दूसरी तरफ ब्रिटेन के बाजारों में पर्याप्त अनाज चाहिए ताकि उपभोक्ता महंगाई न बढ़े। यानी ब्रिटेन की दो जरूरत है, ब्रिटेन की दो जरूरत है। अगर ब्रिटेन को अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे बढ़ाना है तो उसे सस्ता कपास भी चाहिए और अनाज भी चाहिए। यह है इंडिया, ये अनाज और कपास दोनों इंडिया से ही मिल सकते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि नए नए कृषि बाजारों की स्थापना कर दी, नए नए कृषि बाजारों की स्थापना की। हर मंडलों में एक कृषि बाजार बनाए, और जिन जिन बाजारों में उन्होंने स्थापना की वहां वहां नियम बनाया कि जो किसान होगा उस किसान की बाध्यता होगी कि इन्हीं बाजारों में अपनी उपज बेचे। नियम बना दिया, किसान अपने घर से नहीं बेच सकता, अपने चौराहे से नहीं बेच सकता है, कहीं अनाज रख के नहीं बेच सकता है। किसान को जब भी अनाज बेचना होगा जो बाजार हमने बनाए हैं वहीं आकर के बेचना होगा। साथ साथ सरकार को खरीदारी का अधिकार मिला कि सरकार सबसे पहले खरीदारी करेगी, सरकार की जरूरत पूरा हो जाएगी तब कोई और खरीदारी करेगा। यह इसलिए किया गया ताकि इन बाजारों से अपनी मनमानी कीमत पर उपज आसानी से खरीदारी कर सकती है सरकार, अनाज और कपास दोनों आसानी से खरीदारी कर सकती है, और इसको सप्लाई कर सकती है कहां के लिए? तो इसको सप्लाई कर सकती है ब्रिटेन के लिए। आगे बात समझे? ठीक, पूरी बात समझ में आ गई? प्रेम, पूरी बात समझ में आ गई? बताओ, मैंने आपको इतिहास पढ़ा दिया 2 मिनट। हम देखें तो ब्रिटिश शासन और कुछ नहीं था। एक लाइन में अगर ब्रिटिश शासन की परिभाषा देनी हो तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश शासन और कुछ नहीं था, बल्कि वह भारत को एक ऐसी मंडी के रूप में विकसित किया जो कच्चे माल का सप्लायर हो और तैयार माल का खरीदार हो। पूरा एक लाइन में। यह है आपका यूके, ये ब्रिटेन है, छोटकू सा ब्रिटेन, यूके यूनाइटेड किंगडम, और ये है आपका इंडिया, बहुत बड़ा था उससे। और कभी कभी दुख होता है, कलेजा फटता है, कितनी अनेकता थी हमने। आपको पता है प्लासी का युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो आम के बगीचे में लड़ा जा रहा था, बहुत बड़ा आम का बगीचा था। जितने अंग्रेज सैनिक लड़ रहे थे, पहली बार कंपनी बंगाल के नवाब से युद्ध लड़ रही थी, तो जो लड़ाई हो रही थी जिसमें मिर्जाफर ने गद्दारी की थी, बड़ी मजेदार बात तो यह है
जितने अंग्रेज सैनिक लड़ रहे थे उससे कई गुना भारतीय पेड़ पर चढ़ करके युद्ध देख रहे थे, ऐसे ऐसे युद्ध देख रहे थे, पेड़ पर चढ़ चढ़ करके युद्ध देख रहे थे। उनको यही उत्सुकता थी कि देख ले कोई कंपनी नवाब को कैसे हराती है। उनको इसी में मजा आ रहा था कि अरे बहुत दिन से नवाब शासन कर रहा है, बहुत दुष्ट है, कंपनी वाले आए थोड़ा हराते देख ले, सुकून मिलेगा। जैसे नोट, समझ में आ गई बात। हिंदुस्तान के भाग्य का निर्धारण हो रहा था प्लासी के मैदानों में। आपको आश्चर्य होगा, मुट्ठी भर हजार की संख्या में ही अंग्रेज सिपाही थे, दूसरी तरफ नवाब की सेना, तीसरी तरफ तमाशबीन थे। ये कुछ समय के इतिहासकार ने लिखा है कि जितनी भीड़ देख रही थी उस युद्ध को, अगर सारी भीड़ तेजी से चिल्ला देती कि मार मार मार, पकड़ पकड़ पकड़, मार मार मार, ऐसे चिल्ला देती तो लोग भग जाते, हिंदुस्तान का इतिहास बच जाता। समझ रहा बात को? लोग कहते हैं अंग्रेजों ने फूट डाला, अरे हम कमजोर थे तो तभी तो फूट डाल दिया। आज कौन से अंग्रेज आए हुए हैं, फिर भी हम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर बटे हुए हैं कि नहीं? बटे हुए हैं कि नहीं? कभी हम भाषा के नाम पर लड़ जाते हैं, कभी हम क्षेत्र के नाम पर लड़ जाते हैं। कोई कहेगा मेरा भाषा अच्छा है, कोई कहेगा मेरा भाषा अच्छा है। यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र गए, वो भाषा के नाम पर लड़ाई हो गई। कोई कहता मराठी भाषा अच्छी है, कोई कहता भोजपुरी भाषा अच्छी है। अरे भाषा भाषा है, सभी हिंदुस्तान की भाषा है। हम कहे हमारा एक आंख और दूसरी आंख में ये अच्छी है ये बुरी है, ये कोई बात होती है? हरियाणा वाला दिल्ली से लड़ रहा है, पंजाब वाला हिमाचल से लड़ रहा है। आज भी भाषा की लड़ाई, उत्तर दक्षिण की लड़ाई, पूर्व पश्चिम की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, स्थानीयता की लड़ाई, मैदान की लड़ाई, पहाड़ की लड़ाई। अरे किसी बगिया में कई रंग के फूल होते हैं तो क्या कई रंग के फूल होना कोई बुराई है? क्या किसी बगिया में कई रंग के फूल एक साथ नहीं रह सकते? लेकिन नहीं, लड़ेंगे धर्म के नाम पर, लड़ेंगे जात के नाम पर, लड़ेंगे भाषा के नाम पर, लड़ेंगे क्षेत्रीयता के नाम पर। कोई गुजराती मराठी से लड़ रहा है, मराठी यूपी बिहार वाले से लड़ रहा है, यूपी बिहार वाले आपस में लड़ रहे हैं, हरियाणा पंजाब लड़ रहा है, पंजाब दिल्ली लड़ रहा है, तमिलनाडु हिंदी भाषी से लड़ रहे हैं, वो कर्नाटक से लड़ रहा है। अरे हमारा कोई प्रदेश नहीं है, हमारा कोई जिला नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पग पग की भूमि हमारी मातृभूमि है। पग पग की भूमि हमारी मातृभूमि उतना ही हमारी है। उत्तर प्रदेश केरल वालों का उतना ही है, केरल उत्तर प्रदेश वालों का उतना है। दिल्ली बंगाल वालों की उतनी है, बंगाल दिल्ली वालों की उतनी है। ये जो राज्यों के विभाजन किए गए हैं, ये प्रशासन के लिए विभाजन किए गए हैं, ये राष्ट्र का विभाजन नहीं है। हर व्यक्ति का हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति इसका बराबर का हकदार है। समझना बात। तो कुल मिलाजुला करके अंग्रेज लोग जीत लिए, विदेश से आए, इतने बड़े जीत लिए। सोचो ना, एक कंपनी आई, एक राष्ट्र को जीत लिया। अरे बाप रे बाप, सोचो तो माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं। एक कंपनी आई थी और एक राष्ट्र को जीत ली, और राष्ट्र में बैठे हुए राजा नवाब तो तुर्रम खान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पगड़े बांधे हैं, मुझे ऐठ रहे हैं, अपने में ही मस्त हैं, खुश हैं कि फलाना राजा तो हार गया, फलाना नवाब तो हार गया। उनको क्या पता अगली बारी तुम्हारी है। कभी आप लोग सोचिएगा, जब इतिहास पढ़िएगा, एक कंपनी एक एक करके राज्यों को जीतती जा रही थी। जब बंगाल को जीत रही थी तो अवध का नवाब शांत था, जब अवध का नवाब को जीत रही थी तो राजस्थान की राजपूताना शांत था, जब हैदर अली और टीपू को जीत रही थी तो हैदराबाद का निजाम शांत था, जब हैदराबाद के निजाम को जीत रही थी तो मराठे शांत थे। आखिर एक एक करके सबको जीत ली। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सभी इकट्ठा क्यों नहीं हुए? ये सभी इकट्ठा क्यों नहीं हुए? और ये सभी इकट्ठा इसलिए नहीं हुए क्योंकि एक शिक्षा नहीं थी। एक बार इकट्ठा हुए थे मौर्यों के शासनकाल में, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने इकट्ठा किया था, तो आज के हिंदुस्तान की सीमाएं ईरान की सीमाएं हुआ करती थी। आज जो ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत का बॉर्डर हुआ करता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा का उद्देश्य सूचना देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य हर विद्यार्थी में राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय संस्कार और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना है। जब हर विद्यार्थी में राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय संस्कार, राष्ट्रीय चेतना बैठ जाएगी तो सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो कुल मिलाजुला करके यही था, यही इनकी नीति थी, ठीक, कि भारत को एक ऐसी मंडी के रूप में विकसित कर दिया जाए, भारत को एक ऐसी मंडी के रूप में विकसित कर दिया जाए जो ऐसी मंडी हो जो कच्चे माल का सप्लायर हो, कच्चे माल की आपूर्ति करता हो, साथ साथ ब्रिटेन में जो तैयार माल हो, ठीक, उसका खरीदार हो। इसके अलावा और कुछ नहीं था। जो रेल आई, जो सड़कें आई, जो पोस्ट ऑफिस आया, जो टेलीग्राफ आया, सब इसी के लिए आया कि भारत को एक संगठित, ठीक, मंडी बता जाए। तो इसलिए कच्चे माल का आपूर्ति करता कब भारत बनेगा ब्रिटेन को? जब भारत के बाजारों पर सरकार का अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा, जब मार्केट को गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, तो ये कुछ चल रहा था। यानी पहली बार कृषि बाजारों के संबंधित नियम किसने बनाए? तो अंग्रेजों ने बनाए। ये सब चलता रहा, आजादी मिली। और जब 1947 में आजादी मिली तो उस समय के कुछ विशेष हालात थे। हालात क्या थे मैं आपको बताता हूं, ठीक है क्या? कि जब आजादी मिली तो किसानों को अंग्रेजों ने बहुत चूसा था, बहुत लूटा था। अंग्रेजों ने किसानों को बहुत चूसा था, बहुत लूटा था, ठीक। किसान के पास कुछ था ही नहीं। किसान अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए साहूकार से कर्ज लेता, ठीक। मिस्टर अजय राठौर पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, इनका स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए। आओ अजय, स्वागत है, रोज आना।
लाइव क्लास में मेरे ज्यादा से ज्यादा आइए, आपसे जुड़ करके पढ़ करके मजा आता है। जब आप लोग ज्यादा आते हैं मुझे लगता है मेरे विद्यार्थी सामने हैं, मेरे विद्यार्थी अनुशासित हैं। अगर किसी को कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, भाई नौकरी है, कोई काम है, बाद में वीडियो देख ले, बाद में वीडियो देखने से वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। कोशिश कीजिए लाइव आया कीजिए। ठीक, अंजुम क्या कर रही है? सर टेली चलना चाहिए, नहीं पता नहीं क्या करें। दुर्गम कहा बिटिया? तो 1947 की जब आजादी मिलती है तो देश में साहूकार थे। ये साहूकार किसानों को कर्ज देते थे और कर्ज की वसूली के लिए जब फसल कटती थी तो उनके खेत में ही पहुंच जाते थे। किसान फसल काट रहा है, साहूकार पहुंच गया और साहूकार कहता था कि भैया जितना हमने तुमको कर्जा दिया ब्याज समेत उसके बदले हमें अनाज दो। किसान कहता था हम बेच के पैसा देंगे, तो साहूकार कहता था लो हम अपने साथ एक और खरीदार लाए हुए हैं। तो खेत में ही साहूकार उस सस्ते में उसकी फसल खरीद लेता था। देश आजाद हुआ था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारा किसान आज भी साहूकारों के चंगल में फंसा था, उसकी गुलामी थी। और याद रखिएगा, भारत में आजादी एक घटना नहीं, एक सपना थी, मुक्ति का सपना थी। और इस मुक्ति के मायने सबके लिए अलग अलग थे। किसान के लिए साहूकारों और जमींदारों के शोषण से मुक्ति थी, महिलाओं के लिए घर के पर्दे से मुक्ति थी, दलित के लिए छुआछूत से मुक्ति थी, विद्यार्थी के लिए, युवा के लिए अपने जो उन्हीं के राष्ट्र में उनको राष्ट्र से अलग थलग समझा जाता था, राष्ट्र की नीतियों में हकदार नहीं समझा जाता था, उससे मुक्ति थी। हर वर्ग के लिए मुक्ति के मायने अलग थे। किसान के लिए मुक्ति का मायना ये नहीं था कि हमारी सरकार आई, किसान के लिए मुक्ति के मायने ये थे ऐसे संस्थागत व्यवस्था की जाए कि जो साहूकार इत्यादि शोषण कर रहे हैं उस शोषण से हम बच पाए। तो सरकार ने देखा कि बड़ी दिक्कत है, ये साहूकार अपने साथ और ले लेता है, जाके किसान से उसकी फसल उसके खेत में ही खरीद लेता है। इसके अलावा अगर किसान नहीं भी बेचता था खेत में तो व्यापारी क्या कर लेते थे, आपस में संगठन बना लेते थे। उसमें समय कम व्यापारी थे, ये व्यापारी संगठन बना लेते थे तथा कृषि उपज की कीमत बहुत गिरा देते थे, आपस में मिल लेते थे, कहते थे भाई सब व्यापारी थे सस्ता खरीद लेंगे, तो या तो खेत पर सस्ता खरीद लिए या आपस में मिलकर के अपने में तय कर लेते थे इस सीजन में गेहूं ऐसा खरीदना है, ज्वार ऐसा खरीदना है, बाजरा ऐसा खरीदना है, किसी उपज की कीमत गिरा देते थे। किसान की मजबूरी ये थी कि किसी मंडियां काफी दूर थी और साथ साथ रास्ते नहीं थे, मिट्टी के रास्ते थे, बैल से ले जाना होता था। पता चले एक बैलगाड़ी पर ले जा रहे हैं, रास्ते में बारिश हो गई, 8 दिन तक उस बारिश में ही फंसे रहे, उसका अनाज भी सड़ गया। ठीक, और अगर ले भी जा रहे हैं तो इतनी दूर थी, बैलगाड़ी से 8 दिन आना 8 दिन जाना, खर्चा काफी हो जाता था। इसलिए किसान मजबूर था कि अपनी उपज को सस्ते में अपने खेत में ही, अपने खलिहान में ही बेच देता था। देश आजाद हुए तो हालात यही थे। इसलिए आजाद होते ही सरकार ने यह महसूस किया कि आजाद भारत में किसानों को व्यापारियों के शोषण से आजादी दिलाई जाए। और व्यापारियों के शोषण से आजादी दिलाने के लिए सरकार ने जो पहला काम किया वह यह किया कि केंद्र की सरकार ने 1950 से 1960 के दशक में, यानी इन 10 सालों में 1950 से शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम कृषि उपज बाजार अधिनियम लेकर के आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1950 में कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर के आ रहे हैं। केंद्र सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट लेकर के आई। एग्रीकल्चर में क्या है? ए है, एग्रीकल्चर का ए निकाल लो, प्रोड्यूस का ठीक पी निकाल लो, मार्केटिंग का एम निकाल लो। ठीक, समझ में आ गई बात? अभी बताऊंगा। ठीक, इसका जरूरत कहां पड़ेगा? अच्छा ऐसे समझो, यानी 1950 से 60 के दशक में सरकार 1950 में केंद्र सरकार ने कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर के आ रहे हैं, कृषि उपज बाजार अधिनियम लेकर के आ रहे हैं। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र की सरकार ने राज्यों से कहा कि राज्य अपने अपने क्षेत्र में कृषि बाजारों का निर्माण करें। प्रत्येक जिले में ऐसे बाजार बनाए जो सरकार बनाई हो, कस्बों में छोटे छोटे बाजार बनाए जो सरकार बनाई हो। ठीक, और इस अधिनियम के तहत राज्यों ने मार्केट यार्ड का निर्माण किया, अर्थात जिले में जो बड़ी मंडी बनाई गई उसे मार्केट यार्ड कहा गया और कस्बों में जो छोटी मंडी बनाई गई उसे मार्केट सब यार्ड कहा गया। तो मान लो जिले में कोई बड़ी मंडी बना दी गई, सरकार ने बनाया बड़ा बाजार 3 पर, उसमें तो झोपड़ी लगा के बनाई जाती थी। जो झोपड़ी लगा करके जो छोटा जिला था उसमें एक ही बना दिया, उसे कहा गया मार्केट यार्ड। जो बड़े जिले थे, मान लो किसी जिले में 2-3 कस्बे हो तो बड़े जिले में एक मार्केट यार्ड भी बना दिया गया और एक मार्केट सब यार्ड भी बना दिया गया। उस समय झोपड़ी उपड़ी लगा के बनाई गई थी। आज जो आप अपने अपने जिलों में सरकारी मंडियां देखते हैं, बड़ी बड़ी मंडियां देखते हैं, अब तो टीन उन पड़ गया है, बढ़िया से पक्का फर्श हो गया है, वो यही उस दौर के मार्केट यार्ड और सब यार्ड थे। यही उस दौर के मार्केट यार्ड और सब यार्ड थे। तो सरकार ने कहा कि हम बाजारों का निर्माण करेंगे, हम मार्केट यार्ड बनाएंगे और मार्केट सब यार्ड बनाएंगे। ये मार्केट यार्ड और सब यार्ड और कुछ नहीं थे, ये सरकारी बाजार थे, ये सरकारी मंडियां थी। बड़े को मार्केट यार्ड कहा गया, छोटे को मार्केट सब यार्ड कहा गया। ये वो बाजार थे, ये वो मंडियां थी जहां किसान को अपनी उपज बेचनी थी। कहा गया कि किसान इस मार्केट यार्ड में आएगा, इस बाजार में आएगा, अपनी उपज लेकर के बेचेगा और व्यापारी यही खरीदारी करने आएगा। यह भी कहा गया कि अब कोई भी व्यापारी किसी भी किसान से इस मार्केट यार्ड के बाहर खरीदारी नहीं कर सकता है, न किसान बेच सकता है। अर्थात अगर किसान को अपना गेहूं अनाज चावल बेचना होगा, ठीक, तो किसान मार्केट यार्ड में ही आकर के बेचेगा। व्यापारी को अगर खरीदना होगा तो मार्केट यार्ड में ही आकर खरीदेगा। जहां कस्बाई क्षेत्र है, अगर किसान को बेचना है तो मार्केट सब यार्ड में ही आकर के बेचेगा। व्यापारी को खरीदना है तो वही मार्केट सब यार्ड में ही आकर के खरीदेगा। खेत में, खलिहान में, गांव में, चौक में, चौपाल में, ठीक, न तो किसान बेच सकता है न तो व्यापारी खरीद सकता है। या इसलिए किया गया ताकि साहूकार खलिहान पर जाकर के खरीदारी न करे। अब यह हुआ कि भाई हमने ये मार्केट यार्ड और सब यार्ड तो बना दिए, लेकिन हमारा किसान को मालूम नहीं है रेट वोट क्या चल रहा है। व्यापारी लोग मिलकर के रेट गिरा ले तो ये कहा गया कि इन बाजारों का संचालन करने के लिए किसानों की समिति से की तरफ से एक समिति बना दी थी। कहा गया कि इन मार्केट यार्ड और सब यार्ड का संचालन करने के लिए पता चले ये किसान आया और ये व्यापारी आया, व्यापारी सब इकट्ठा हो जाएंगे, किसान भोला भाला बाउक है, इसका शोषण कर लेंगे।
तो कहा गया एक काम करते हैं, जो बाजार में खरीदारी होगी इस खरीदारी को रेगुलेट करने के लिए इस बाजार में एक समिति बना देते हैं, और जिस समिति में किसान की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे, किसान ही अपने लोगों में से चुन लेंगे, जो होशियार आदमी होगा उसी को इस समिति का अध्यक्ष और मेंबर नियुक्त करेंगे। तो इन बाजारों के संचालन के लिए, इस मार्केट यार्ड और मार्केट सब यार्ड के संचालन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई गई। कृषि उपज बाजार समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाई गई, कृषि उपज बाजार समितियां बनाई गई। एग्रीकल्चर का ए निकाल लीजिए, प्रोड्यूस का पी निकाल लीजिए, मार्केट का एम निकाल लीजिए, कम्युनिटी कमेटी का सी निकाल लीजिए, आ गया एपीएमसी। इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को एपीएमसी कहा गया है। यह इस समिति में किसानों की तरफ से चयनित सदस्य थे, जो किसानों की तरफ से व्यापारियों से बातचीत करते थे, मोल तोल करते थे, खरीदारी इत्यादि करते थे। इस एपीएमसी को इसलिए बनाया गया ताकि किसान का शोषण व्यापारी न किया जाए। कुल मिलाजुला करके इन जो मार्केट यार्ड थे, जो मार्केट सब यार्ड थे, इसके संचालन का उत्तरदायित्व पूरा का पूरा इस एपीएमसी को दे दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को दे दिया गया। और चूंकि इन बाजारों का संचालन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एपीएमसी करने लगी, इसलिए ये बाजार धीरे धीरे एपीएमसी मंडी कहलाने लगे। इसलिए बाजार एपीएमसी मंडी कहलाने लगे। ये बाजार ही क्या कहलाने लगे? एपीएमसी मंडी कहलाने लगे। अर्थात इन्हीं एपीएमसी द्वारा इन मार्केट यार्ड और सब यार्ड का संचालन किया जाता था, इसलिए इन्हें एपीएमसी की मंडियां कहा जाता था। किसान के लिए कहा गया कि किसान अपनी उपज केवल इन एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते थे और व्यापारी केवल यहीं से खरीदारी कर सकते थे। यह व्यवस्था लाई गई। यहां तक समझ में आ गई बात? एपीएमसी मंडी का बात है। डोरेमन क्या करा बेटा? कह तबियत ठीक है, तबियत तो सच में ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा। कल से पीडीएस सिस्टम शुरू करना है, ठीक ना? पढ़ाऊंगा, इसको खत्म करके छोड़ूंगा। मैं पढ़ाता नहीं, मन नहीं लगता है। जिस दिन 1 मिनट भी कम पढ़ा के जाता हूं, रास्ते में दुख होता है, दर्द होता है। ये तो शिक्षक का काम मैंने चुना है ना, ये मैंने अपनी शिक्षा से चुना, और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, बार बार प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे पढ़ाने का काम सौंपा। इसलिए जिस दिन 1 मिनट भी कम पढ़ा लेता हूं या कोई बात अच्छे से नहीं समझाता पाता हूं, कभी कभी हो जाता है, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, कोई विद्वान तो हूं नहीं, पढ़ता हूं, आपको पढ़ाता हूं, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की बनाई गई जो रचना है उसमें मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया है। तो मेरा धर्म है, मेरी नैतिकता है कि पढ़ाने वाले काम में मैं जी जान डाल दूं, शिक्षा को उसके मूल्यों के साथ, उसकी नैतिकता के साथ विद्यार्थी तक ले जाऊं। यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी इबादत है। अगर ये मैं नहीं अच्छे से कर पाया, जी जान लगा के नहीं कर पाया, अपनी सांस डाल करके नहीं कर पाया, अपना प्राण डाल करके नहीं कर पाया, ये पाप कहलाएगा। मैं पाप का भागी हूं। समझ में आ गया बच्चा लोग? ठीक, डोरेमन समझ गया, सुमित समझ गया, अमित समझ गया। अब ये टॉपिक बीच में है, थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक ना? जायदा समझ गए? फाहिम क्या बोल रहा है? ठीक, तो मैं क्या कर रही है? इसको बंद कीजिए। आजा। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, करीब 1980 तक खूब ठीक ठाक चल रहा था, ठीक। लेकिन बाद में 1980 का दशक आते आते इन मंडियों में कई समस्याएं आने लगी। 1980 के तक आते आते इन बाजारों का बुनियादी ढांचा बिगड़ गया। इन बाजारों ने अपनी प्रासंगिकता खो दी। हुआ क्या था? जिन प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया था, किसानों ने जिन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया कि जाइए हमारे तरफ से खरीद फरोख्त कीजिए, वे साहूकारों के दलाल हो गए। वे साहूकारों के दलाल हो गए, और वो गए तो किसानों के हित में काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने किसानों के अहित में काम किया। उनकी संपत्तियां बढ़ती गई, उनका व्यवसाय बढ़ता गया, किसी बाजारों पर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया, और हमारा किसान इनके चंगुल में धीरे धीरे ये बाजार ही कुशल वितरण में बाधा बन गए। कृषि उपज बाजार समितियां एपीएमसी में स्वार्थी तत्वों का प्रवेश हो गया। इससे इन बाजारों का ढांचा पूरी तरह बिगड़ गया। ये बाजार किसान, खरीदार, उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बाधक बन गए। क्या बन गए? बहुत बाधक बन गया। सभी वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय हो गया। जूते का बाजार राष्ट्रीय, घड़ियों का बाजार राष्ट्रीय है, कपड़े का बाजार राष्ट्रीय है, इवन अंतरराष्ट्रीय हो गया। लेकिन कृषि उपज का बाजार क्षेत्रीय ही बना रहा, रीजनल ही बना रहा। पूरे के पूरे देश में इन बाजारों के कारण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का अभाव था, अतः किसान अपनी उपज को दूर के बाजारों में बेच नहीं पाता। ठीक, समझ में आ गई बात? इन्हीं बाजारों को तोड़ने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल लाया गया, जिस 3 बिलों में एक बिल यह भी था इन बाजारों के ढांचे को दुरुस्त करना था। लेकिन बिल का विरोध बहुत हुआ, सरकार ने बिल वापस ले लिया। फिर सरकार ने दूसरा काम शुरू किया। सरकार ने कहा कि हमारा हर वस्तु का बाजार क्षेत्रीय है, लेकिन हर वस्तु का बाजार राष्ट्रीय है, लेकिन कृषि उपज का बाजार क्षेत्रीय है। सरकार ने कहा क्यों ना हम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करें। यहां क्षेत्रीय से तात्पर्य यही है, क्षेत्रीय से मतलब यही है कि आप गौर से देखो, किसान अपनी उपज को कहां बेचता है? अपने ही कस्बे, अपने ही जिले में तो बेचता है। ऐसा नहीं है कि बंगाल का किसान केरल के किसान से कुछ बेच रहा है, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक गुजरात के मूंगफली उत्पादक को बेच रहा है और वहां से मूंगफली खरीद रहा है। तो सरकार ने निर्णय लिया, काम क्या करते हैं, अपने क्षेत्रीय, अपने सभी एपीएमसी की जितनी मंडियां हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाते हैं। और एक योजना लाई गई, ई-नेम। ये 2016 में पहले सरकार शुरू कर चुकी थी, क्योंकि सरकार जानती थी कि हम जो करने जा रहे हैं हो सकता है वो सफल ना हो पाए, इसलिए ई-नेम को पहले से ही तैयार कर रही थी। ई-नेम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 2016 में लाई थी। यह और कुछ नहीं, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एक ऑनलाइन बाजार है। इसमें क्या किया गया है, देश में जितनी भी एपीएमसी की मंडियां हैं, सभी एपीएमसी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट से आपस में जोड़ दिया गया है। सभी जब इंटरनेट से आपस में जुड़ गई है, देश की जब सभी एपीएमसी मंडियां जुड़ गई है, तो यही ई-नेम कहलाया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सिस्टम सब है, यहां किसी प्रदेश का मंडी में अपना किसान जाएगा, ठीक,
ऑनलाइन ये यहाँ के किसान खरीदार से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आलू बेचने वाला गुजरात के किसी खरीदार से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑफिस है, बातचीत चल रही है, यहाँ से आलू दिखाया जाता है, ये कहता है ठीक है, बढ़िया है, आलू क्वालिटी है, सरकार का आदमी बैठा हुआ है, तुरंत भाव रेट सब तय हो जाता है, ये पेमेंट कर देता है किसान के अकाउंट में और किसान आलू की सप्लाई सुनिश्चित कर देता है। वहीं से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी सब जुड़ा होता है, सामान ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी भारत का कहीं का किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है। यही है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कॉन्सेप्ट। यानी एपीएमसी मंडियां तब्दील हो गई ई-नैम में, तेजी से ई-नैम में तब्दील हो रही हैं। इन एपीएमसी मंडियों को जब तेजी से ई-नैम में तब्दील किया गया तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपस में जोड़ा जा रहा है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कहा गया। और जब सारी मंडी आपस में जुड़ जाएंगी तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अपने आप बन जाएगा। यही ई-नैम है। इसमें कहा गया कि किसान, व्यापारी, खरीदार सब ऑनलाइन जुड़ेंगे। यह बेहतर कीमत की खोज और आसान मार्केटिंग में मदद कर रहा है। फसलों को तुरंत तौला जाता है और स्टॉक को उसी दिन उठा लिया जाता है। किसान को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 2018 में एक और काम किया गया। ठीक, 2018 में एक और काम किया गया, कहा गया ई ग्राम। इसे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट कहा गया। देखा गया कि जिले की जो बड़ी मंडी है, मेन मंडी है, जो एपीएमसी मंडी है, उसे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ दिया, लेकिन जिले की जो कस्बाई मंडी है उसे जब तक हम मेन मंडी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं जोड़ेंगे पूरे देश का बाजार जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए ई ग्राम योजना लाई गई, 18 में लाई गई और कहा गया कि जो ग्रामीण हाट हैं या जो ग्रामीण कृषि बाजार हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा। जो छप्पर है वहां टीन टपरी लगाया जाएगा, पक्के मकान बनाए जाएंगे, तोलने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, यहाँ अर्थात आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उसके बाद इन्हें जो ग्रामीण हाट है इन्हें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से ई-नैम से जोड़ दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ दिया जाएगा, ताकि छोटे बाजारों में बैठ करके किसान अपनी उपज को सीधे थोक खरीदारों को बेच सके। ये किया गया ई ग्राम के तहत। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बस यही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब आज मोहब्बत वाली क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन एक्यूरेट टाइम हो गया है। नहीं, अब मैं बोला नहीं जा रहा है।